हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी का फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ेंगे, जिसे एनीस जंग ने लिखा है। ये स्टोरी बेसिकली उन बच्चों पे है जिन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है, जिनसे उनका बचपन छिन जाता है। ठीक है। इस स्टोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में जो है वो एक लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है साहिब। साहिब नाम होता है इसका। और ये जो होता है, हर सुबह जो कचरा होता है, कचरे में हाथ घुमाता रहता है, हाथ फेरता रहता है, इसलिए कि कहीं उसे कुछ मिल जाए। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि वो गोल्ड पाने के लिए कचरे में हाथ डालते, क्योंकि अगर उसमें से एक सिक्का भी मिल जाता तो वो भी उनके लिए एक सोने के बराबर होता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका में उसका घर था और उसका घर उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और उसके घर का एक छोटा सा ख्वाब भी नहीं बचा है अब। देयर वॉज मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ ये बताती है उसे कि बहुत बार आंधी और तूफान आए जिसकी वजह से उसका जो घर था, उसकी जो फील्ड्स थी, वो सब बिल्कुल डिस्ट्रॉ हो गई। ठीक है। दैट्स वाई दे लेफ्ट। इसीलिए वो लोग वहाँ छोड़ करके वहाँ से चले आए और सिटी में आ करके रहने लगे, एक बड़े सिटी में, गोल्ड की तलाश में। गोल्ड की तलाश का मतलब कि कह सकते हैं कि वो गार्बेज में खोजा करते थे कि कहीं उन्हें कोई कॉइन मिल जाए या फिर सिल्वर कॉइन मिल जाए जिससे कि उनका गुजारा हो जाए। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे ये सारी चीज़ों को पा करके। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मदर्ड। जब जो ऑथर होती हैं, जो एनीस जंग होती है, वो साहिब से जब पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो साहिब बताता है कि मेरे पास इसके अलावा कुछ करने के लिए और है भी नहीं। तो वो पूछती हैं क्या तुम स्कूल जाते हो, और अगर मतलब जाना चाहते हो कि नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ क्योंकि हमारे नेबरहुड में कोई स्कूल है ही नहीं। तो वो ऑथर जो होती है वो कहती है कि अगर मैं एक स्कूल बनवाऊँ तो क्या तुम उस स्कूल में आओगे? इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? वो मतलब मजाक में उसने पूछा। तो उस लड़के ने हंसते हुए बोला यस, मतलब कि हाँ मैं आऊँगा। ये दिखा रहा है कि मतलब जो लोग होते हैं बच्चों से कितने वादे करते कि मैं स्कूल बनवाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वो लोग उन बातों को मजाक में ले लेते हैं। और जो बच्चे होते हैं, ये सारे बच्चे जो होते हैं, ये उन बातों को सीरियसली ले लेते हैं और इसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों के बाद वो जो बच्चा होता है वो ऑथर के पास वापस दौड़ता दौड़ता आता है और ऑथर से पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन के तैयार हो गया। तो ऑथर कहती हैं कि स्कूल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस होके कहती है कि मतलब स्कूल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स लॉन्ग टू बिल्ड अ स्कूल, आई सेड एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन। उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसे वो पूरा नहीं कर सकती थी। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ग्लिक वर्ल्ड। लेकिन इस तरीके के प्रॉमिस उसकी ज़िंदगी में, उस बच्चे की ज़िंदगी में बहुत लोग करते हैं। आफ्टर अ मंथ ऑफ नोइंग हिम, उसको एक महीने से जानने के बाद, उस बच्चे को एक महीने से जानने के बाद ऑथर ने उस बच्चे का नाम पूछा। तो उस बच्चे ने अपना नाम बताया, साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि दुनिया का राजा, दुनिया का देवता। ठीक है। तो इसका मतलब तो आपको पता चल गया, लेकिन इसका जो नाम है साहिब आलम, वो इसकी जो मतलब लाइफ है उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इसका नाम इसकी लाइफ से रिलेट नहीं करता है। ठीक है। ही विल हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसे ये सब बिलीव करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा होगा। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसे खुद नहीं पता है कि उसका जो नेम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम इन द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता है एक बेयर फुट बॉयज़ की आर्मी की तरह। मीन्स दैट एक बिना चप्पल वाले नंगे पैर बच्चों की आर्मी की तरह वो इधर उधर घूमता रहता है, जो सुबह की चिड़ियों के आते समय आ जाते हैं। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर्स एट नून, और दोपहर के समय गायब हो जाते हैं। मतलब वो एक आर्मी की तरह आता है, एक आर्मी लेके आता है उन बच्चों की जिनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं होते हैं, और सुबह सुबह आ करके दोपहर में चला जाता है।
कुछ महीनों के बाद ओवर द मंथ आई हैव केम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कुछ महीनों के बाद जो ऑथर होती हैं वो उनमें से सबको पहचानने लगती हैं। तो वो पूछती हैं कि वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल, आई आस्क्ड वन। एक बच्चे से पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो बच्चा कहता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर वर्ड सिंपली। मतलब वो ये कहता है कि मेरी जो मम्मा है वो कबर्ड से, शेल्फ से चप्पलें नहीं निकालती हैं। इवन इफ़ शी हैड ही विल थ्रो देम ऑफ। और वो ऐसा कहना है उनका कि अगर उन्हें वो देगी भी तो वो उन्हें फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। ये एक ऐसा बच्चा बोलता है जिसने खुद ही चप्पल पहनी है लेकिन बहुत ही डिफरेंट चप्पल पहनी, मतलब एक जैसी चप्पल नहीं पहनी है, सेम पेयर ऑफ शूज़ नहीं है, बहुत ही डिफरेंट पेयर ऑफ शूज़ है जो मैच नहीं कर रहे हैं। वो कहता है कि अगर इसे चप्पल भी दी जाए तो ये उतार के फेंक देगा। When I commented on it, he shuffled his feet and says nothing। जब ऑथर ने उससे पूछा कि मतलब तुमने तो इस तरीके से जूते पहने हुए हैं, तो उसने अपने पैरों को छुपाने की कोशिश की और उसने कुछ भी नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज़ सैज द थर्ड बॉय। जो तीसरा लड़का है वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए हैं। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जोड़ी जूते नहीं खरीदे, वो कहता है कि मैं जूते लेना चाहता हूँ। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैड सीन चिल्ड्रंस वॉकिंग बेयरफुट। कहती हैं कि पूरे कंट्री में घूमने टहलने के बाद मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि नंगे पैर चलते हैं सिटीज़ में, विलेज की रोड पे, सिटीज़ की रोड पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन सा बन गया है, एक कल्चर सा बन गया है बेयरफुट रहने का। ये एक तरीके का एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, ठीक है, कि मतलब वो लोग इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उनका कल्चर बन गया है। आई वंडर्ड इफ दिस इज़ द ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ऑथर का ये मानना है कि ये जो बहाना है कि मतलब उनका कल्चर बन गया, वो ट्रेडिशन की वजह से बेयरफुट रहते हैं या उनके पास पैसों की कमी नहीं है, ये एक तरीके से एक बहुत ही गलत बात है पॉवर्टी को सामने ना लाने की, पॉवर्टी को छुपाने की, गरीबी को छुपाने की। आई रिमेंबर्ड अ स्टोरी। अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही विल गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक टाइम की बात है, ऑथर बता रही है कि जब वो उडीपी में थी तो एक आदमी ने उडीपी में उनसे कहा था कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसने कहा था कि मैं स्कूल जाऊंगा, टू गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। उस मंदिर में जहाँ पर उसके पापा प्रीस्ट हुआ करते थे वहाँ पर उसने बोला था। ही विल स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और वो जब भी वहाँ से निकलता था तो वो वहाँ पर रुक जाता था और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता था जूतों के लिए। 30 days later, I visited his town and the temple. 30 years later, I visited his town and the temple. 30 सालों के बाद जो ऑथर होती हैं वो उडीपी जाती हैं और उसके टेम्पल को विजिट करती हैं, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। जो एक डिसोलेशन की हवा में बिल्कुल एक तरीके से बर्बाद हो चुका था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्स द न्यू प्रीस्ट। उसके पीछे के तरफ, मंदिर के पीछे की तरफ एक नए पुजारी रहते थे, एक नए प्रीस्ट रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। वहाँ पर लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। और एक यंग बॉय था वहाँ पर जो एक ग्रे यूनिफॉर्म में, ग्रेइश कलर की यूनिफॉर्म में ड्रेस था और वो सॉक्स और शूज़ पहना हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। वो पेंटिंग करते हुए आता है और अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग के बेड पे फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रे अनदर बॉय had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। तो जो ऑथर होती है उन्हें याद आता है वो उस बच्चे का प्रेयर जो मतलब भगवान से एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए दुआ करता था। लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर। उसने ये प्रे किया होगा कि मैं कभी भी अपने इन जूतों को खोऊं ना, और जो भगवान है उन्होंने उसकी प्रेयर को ग्रांट भी कर दिया होगा। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर शूज़। अब जो प्रीस्ट के जैसे जो बच्चे होते हैं, जो प्रीस्ट के बच्चे होते हैं, वो भी अब जूते पहनने लगे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे रैग पिकर्स हैं नेबरहुड में जो अभी भी शूलेस ही रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place
on the periphery of Delhi, yet might away from it metamorphically. दिल्ली से थोड़ा दूर पेरीफेरी पे एक जगह है सीमापुरी, वहाँ पे barefoot rag pickers रहा करते हैं. Those who lived there are squatters who came from Bangladesh back in 1971. वहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं वो स्क्वाटर्स होते हैं जो बांग्लादेश से आते हैं 1971 में. साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी. सीमापुरी जो है वो एक उस टाइम पर एक विडरनेस था, मतलब एक बिल्कुल खाली जंगल की तरीके का पड़ा हुआ था. अभी भी है बट वो अभी खाली नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपॉलिन. टारपॉलिन और टिन के रूफ्स पड़े हुए हैं और मिट्टी के वहाँ पर घर बने हुए हैं, बिल्कुल अजीब से बिखरे हुए डिवॉइड से. सीवेज हैं, नाले हैं, ड्रेनेज है और वहाँ पर पानी खुला बहता रहता है, मतलब एक तरीके का स्लम एरिया है. और वहाँ पर 10,000 से के आसपास रैग पिकर्स रहते हैं. जो कचरा बीनते हैं लोग, रैग पिकर्स, वो रहते हैं 10,000 के आसपास. दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी. वहाँ वो बिना पहचान के 30 सालों से भी ज़्यादा से रह रहे हैं. विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड्स that get their names on voters list and enable them to buy grains. लेकिन उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स हैं जो कि उन्हें वोटर लिस्ट में उनका नाम लिखवा देते हैं और इसकी वजह से वो खाना बाय कर सकते हैं. खाना मतलब कि वो ग्रेन्स बाय कर सकते हैं और उन्हें ग्रेन्स मिल जाते हैं. लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाने का मतलब कि वो जो है वो वोट दे सकते हैं. जो नेता लोग होते हैं उन्हें वोट दे सकते हैं जिससे कि नेता की पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट मिल सके. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. एक आइडेंटिटी से ज़्यादा फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू द बेड विदाउट एन इचिंग स्टोमक, वी शुड रादर live here than in the field that gave us no grains. अगर हम लोग यहाँ पर, उन लोग का ये मानना था कि अगर वो लोग यहाँ पर रह करके अपनी फैमिली का पेट भर सकते हैं और रात में उन्हें भूखा सोने से बचा सकते हैं, तो ये एक बंजर ज़मीन में रहने से ज़्यादा अच्छा है जहाँ पर एक धान का दाना भी नहीं उगता है. सेज अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी. जो टैटर की साड़ीज़ हैं उनमें बैठी हुई जो औरतें हैं वो कहती हैं, जब जो औरत होती है वो बहुत ही प्यार से उनसे पूछती हैं कि आपने अपनी ग्रीन लैंड्स और रिवर्स को क्यों छोड़ दिया, तो वो ये रीज़न देती हैं. Wherever they find food, they pitch their tents that become ट्रांसिस्ट होम्स. उनके जो घर हैं वो परमानेंट नहीं होते, इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं और जहाँ पर उन्हें खाना मिलता है वो उस तरफ अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं. चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. और जो बच्चे होते हैं वो भी उनके सर्वाइवल में, जीवन शैली में एक तरीके से एक पार्टनर्स की तरह रोल प्ले करते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. और जो सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग. रैग पिकिंग मतलब कि कचरा उठाना. थ्रू द ईयर्स, इतने सालों के बाद भी, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड. वहाँ पर उन लोगों को ये लगता है कि जो गार्बेज है वो उनके लिए गोल्ड है. इट इज़ देयर डेली ब्रेड. ये उनके लिए रोज़ का खाना है. अ रूफ ओवर देयर हेड इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. उन लोगों के लिए ये एक तरीके से लीकिंग रूफ हो सकता है, एक टपकती हुई छत हो सकती है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए ये उससे भी ज़्यादा. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says. His eye lightens up. साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे इसमें 1 रुपये भी मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाता है. और ये देख कर के उसकी जो मतलब आइज़ होती हैं वो बिल्कुल जगमगा जाती हैं. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. फॉर देयर इज़ होप टू फाइंड मोर. अगर आपको एक कचरे में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप वहाँ पर दोबारा हाथ फेरते रहते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें दोबारा भी सिक्का मिल जाए, इस होप से कि शायद हमें और ज़्यादा सिक्के मिल सकते हैं. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. जो पेरेंट्स को लगता है वो गार्बेज जो है वो सिर्फ एक खाना, रोज़ी रोटी की चीज़ है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है. ठीक है. फॉर द चिल्ड्रंस इट इज़ अ
wrapped in wonder for the elders it means survival। जैसे मैंने बताया कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए इसका मतलब सिर्फ सर्वाइवल है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए इसका मतलब wrapped in wonder मतलब कि एक तरीके से खोज के तरीके की है। ठीक है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन विंटर की मॉर्निंग में मैंने साहिब को देखा, वो फेंस्ड गेट पे खड़ा होता है, जो पड़ोस की क्लब है उसकी फेंस्ड गेट पे खड़ा होता है और दो मैन को वाइट कलर में ड्रेस्ड होकर के टेनिस खेलता हुआ देखता है और कहता है आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंच, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। वो कहता है कि मैं अंदर तब जाता हूँ जब कोई भी आसपास नहीं होता है, ये वो एडमिट करता है। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर होता है वो उसे स्विंग यूज़ करने की इजाज़त दे देता है। मीन्स दैट जो स्विंग होता है वो एक तरीके का झूला होता है, उसे यूज़ करने की इजाज़त दे देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज्ड ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। जो साहिब होता है वो टेनिस के शूज़ पहना होता है, लेकिन वो उसके कपड़े से बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे होते हैं, क्योंकि उसकी जो शर्ट होती है वो बिल्कुल ही डिसकलर्ड होती है, उसके शॉल्स भी बहुत अजीब से होते हैं। समवन गेव देम टू मी, साहिब कहता है कि ये मुझे किसी ने दिया है। वो एक्सप्लेन करने के चक्कर में कहता है द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। ये जो है ये एक बहुत ही अमीर लड़के के जूते हैं जिसने इसे पहनने के लिए मना कर दिया क्योंकि इसमें एक बहुत ही छोटा सा छेद हो गया है। लेकिन साहिब के लिए उससे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसे इस छोटे से छेद से फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो जूते मिलना ही बहुत बड़ी बात है। फॉर वन हु वॉज वॉकिंग बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंसली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। जो वो गेम देख रहा है वो उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर है, लेकिन जो वो जूते पहना हुआ है जिसमें छेद है वो भी उसके लिए एक तरीके का एक ड्रीम कम ट्रू, एक ऐसा सपना जो कि सच हो चुका है। ठीक है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस मॉर्निंग जो साहिब है वो एक मिल्क बूथ पे जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, मीन्स दैट उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा है। आई नाउ वर्कड इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, और वो कहता है कि मैं अब एक टी स्टॉल में वर्क करता हूँ जो कि रोड पर है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो दूर इशारा करके ये बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ फॉर ऑल माई मील्स एंड ऑल माई मील्स। वो कहता है कि मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और मुझे अब मेरा पूरा खाना दिया जाता है। डज़ ही लाइक द जॉब आई आज, जो ऑथर होती है वो पूछती है कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। उसका चेहरा जो होता है वो बिल्कुल खो जाता है। और द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही विल कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। और जो उसके लिए जो स्टील का कैनिस्टर होता है वो इतना ज़्यादा हैवी होता है, हैवी लगता है कि जो प्लास्टिक बैग वो कैरी करता था वो उसके लिए काफ़ी लाइट फील होता है उसके शोल्डर्स पे, और जो ये कैनिस्टर है काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होता है। द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका था, लेकिन जो कैनिस्टर है वो उस आदमी का है जिसकी ये टी शॉप है। अब साहिब अपने खुद का मास्टर नहीं रहा है, अब साहिब खुद का मास्टर नहीं है, वो किसी और का मास्टर, वो किसी और क्या काम करता है। साहिब का मास्टर अब कोई और है। ठीक है। तो ये जो दूसरा पार्ट है स्टोरी का ये मुकेश के बारे में है जो एक कार चलाना चाहता है। इस पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।